आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस क्वालिफायर एग्जाम में अगर आपको पास होना है एंड अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने क्वालिफायर के सारे सब्जेक्ट्स कंप्यूटेशनल थिंकिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं इन वन शॉट। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उनसे ही बहुत सिमिलर क्वेश्चंस आपके एक्चुअल क्वालिफायर में भी आने वाले हैं। तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन को बहुत बड़ा बूस्ट देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी एंड लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि क्वालिफायर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स बिगिन। सो क्वेश्चन नंबर 1, द मीन एनुअल कॉलेज फीस इज 55 lakhs. Mean college fees paid by male and female is 40 lakhs and 60 lakhs respectively. Find the percentage of male students studying in the college. तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल मीन का फॉर्मूला लगेगा कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ ऑल मेल स्टूडेंट फीस प्लस सम ऑफ ऑल फीमेल स्टूडेंट फीस अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू मीन विच इज 55, और इधर सम ऑफ ऑल मेल स्टूडेंट फीस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेल इज इक्वल टू 40। सिमिलरली विथ फीमेल्स इट इज 60। अब इधर n1 प्लस n2 को 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर n1 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और n2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर ये जो इक्वेशन 2 और 3 है इनको ऐड कर देंगे। तो वो बेसिकली सम ऑफ ऑल मेल स्टूडेंट फीस प्लस सम ऑफ ऑल फीमेल स्टूडेंट फीस ही हो जाएगा, विच इज इक्वल टू दिस इक्वेशन विच इज इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 2 प्लस 3 को हम इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेट कर देंगे तो ये आ जाएगा, जिससे कि n2 इज इक्वल टू 3 इंटू n1, यानी टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 3 इंटू टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हो जाएगा, जिससे कि पता लग जाता है बेसिक रेशियो से कि 25% ही टोटल मेल स्टूडेंट्स हैं, विच इज द आंसर टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ द नंबर्स 4, 5, 7, 11, 13 by 4 and then adding 7 to each of them, we obtain a new data set. Then the difference between the sample variance of the new data set and the sample variance of the old data set is। तो जैसा कि मैंने वन शॉट वीडियो में बताया था कि वेरिएंस को कोई भी वैल्यू ऐड करने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मल्टीप्लाई हुआ होता है वो कांस्टेंट, उससे फर्क पड़ता है। और जो नई वेरिएंस होते हैं उसमें सिंपली n स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है, n बीइंग द कांस्टेंट विच इज मल्टीप्लाइड। तो नई वेरिएंस 16 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगी और ओल्ड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर रहेगी, तो उसका डिफरेंस 15 सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। और फिर सिग्मा स्क्वायर जो कि ओल्ड वेरिएंस है उसका हम बेसिकली नॉर्मल वेरिएंस के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें सारी वैल्यूज डेटा सेट की पता है। तो फर्स्ट वील कैलकुलेट द मीन एंड देन वेरिएंस का फॉर्मूला लगा के हम वेरिएंस की वैल्यू पता कर लेंगे विच इज 15, एंड देन 15 को डिफरेंस ऑफ न्यू वर्सेस ओल्ड वेरिएंस के फॉर्मूले में पुट करेंगे, यानी 15 इंटू सिग्मा स्क्वायर जो कि 225 हो जाएगा, विच इज द आंसर टू द क्वेश्चन। ये वेरिएंस, पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन, कोएफिशिएंट एंड ऑल ये सब कॉन्सेप्ट्स में वन शॉट में बता चुका हूँ, उनके फॉर्मूलाज इंक्लूडिंग, तो उधर से देख लेना। गाइस, यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू आर स्टिल वाचिंग दिस तो प्लीज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोस। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द वेरियस वेरिएबल्स दैट डिस्क्राइब द स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्लैट्स ओन्ड बाय अ बिल्डर व्हिच इंक्लूड्स प्राइस ऑफ फ्लैट, एरिया ऑफ फ्लैट, BHK, furnishing and locality. The builder owns 400 flats whose specifications are then organized in a data. Based on the above information, choose the correct option. तो जैसा कि ये 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5 टोटल वेरिएबल्स हैं इसमें, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फर्निशिंग एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है विच इज़ ट्रू, क्योंकि फर्निशिंग, सेमी फर्निश्ड और अनफर्निश्ड कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं। Price of a flat is a numerical variable, this is true. Area of a flat is a discrete numerical variable, false हो जाएगा, क्योंकि area of a flat एक continuous numerical variable होगा, वो कोई set number of values नहीं ले, वो continuous कोई भी वैल्यू ले सकता है एरिया ऑफ अ फ्लैट, इस वजह से वो डिस्क्रीट न्यूमेरिकल वेरिएबल नहीं होगा। लोकेलिटी ऑफ अ फ्लैट भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होल्ड नहीं करेगा, वो भी एक कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह के इजी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं एग्जाम में। इफ द वेरिएंस ऑफ अ सेट ऑफ नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन इज जीरो, यू कैन कंक्लूड, इसका सही ऑप्शन, दैट ऑल ऑब्जर्वेशन आर द सेम वैल्यू होगा इसका सही ऑप्शन, जो कि एक बहुत इंट्यूटिव चीज़ है। अगर तुम फॉर्मूले को देखोगे तो इट वुड बी क्लियर कि वेरिएंस तभी जीरो होगा एक नॉन जीरो सेट ऑफ नंबर्स में जब सारी वैल्यूज ही इक्वल हो जाएंगी। तो जब
हर वैल्यू को मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 आएगा एंड एंड में सम भी 0 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 80 एंड द थर्ड क्वार्टाइल इज 100, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। कैन बी ट्रू नहीं, मस्ट बी ट्रू है। द मीडियन विल लाई इन रेंज 80 to 100, ये मस्ट बी ट्रू होगा क्योंकि मीडियन इज द 50th परसेंटाइल और 50th परसेंटाइल 25th और 75th परसेंटाइल जो कि फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल होती है उसके बीच में ही लाई करेगी, तो ये वाला ऑप्शन हमेशा हमेशा ट्रू होगा। द मीडियन इज 90 और द स्टैंडर्ड डिविएशन इज एट मोस्ट 20, ये दोनों हमेशा ट्रू नहीं होंगे। ये कैन भी ट्रू हो सकता है पर हमेशा ट्रू नहीं होंगे, इस वजह से ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे क्योंकि हम हमेशा ऐसी एक्सट्रीम वैल्यूज ले सकते हैं जिससे कि मीडियन 90 नहीं आए और स्टैंडर्ड डिविएशन भी 20 से एक्सीड कर जाए। इस वजह से ऑप्शन 1 इज ओनली ट्रू वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सपोज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 0.45, व्हाट विल बी द न्यू कोरिलेशन कोएफिशिएंट if 0.1 is added to all the values of the x variable and every value of y is doubled। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो डेटा पेयर्स हैं x1 y1 उनमें इस फॉर्म में चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि a प्लस बी x1 कॉमा सी प्लस डी y1, जो कि इस क्वेश्चन में ट्रू है क्योंकि इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 0.1 हो जाएगी और d की वैल्यू 2 हो जाएगी, प्रोवाइडेड दैट b एंड d हैव द सेम साइन, जो कि ट्रू है। b और d का साइन सेम होगा, b की वैल्यू 1 होगी, देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिमेन्स द सेम। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट फंक्शन का सेम रहेगा विच इज द आंसर टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द बार चार्ट shows the shoe size of group of 70 children, which of the following statement are true। तो statement number 8 true है, 16 children wear a size 8 shoe which is evident from this graph। option B, 29 children wear a shoe size less than 8 is false क्योंकि इनको ऐड करोगे तो टोटल 54 स्टूडेंट्स वेयर अ शू साइज लेस देन 8। 7 इज द मीडियन शू साइज इज ट्रू क्योंकि इसको प्लॉट करोगे तो 50th परसेंटाइल 7 की आएगी। 35 चिल्ड्रन वेयर अ शू साइज लार्जर देन 6 इज फॉल्स क्योंकि इधर विजिबल है कि 25 प्लस 16 41 चिल्ड्रन वेयर शू साइज लार्जर देन 6। 6 इज द मोड शू साइज भी गलत होगा क्योंकि 7 इज द मोड शू साइज क्योंकि 25 वैल्यूज हैं। रेंज ऑफ द शू साइज इज 4 भी गलत होगा क्योंकि रेंज 8 - 5 3 है। ऑप्शन नंबर जी, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर द शू साइज इज 6। इसको कंफर्म करने के लिए हम एनपी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट क्वार्टाइल यानी कि एन की वैल्यू 0.25 होगी और पी इधर गिवन है 70 है। 70 इंटू 0.25 की वैल्यू 17.5 आती है, यानी कि 18th ऑब्जर्वेशन फर्स्ट क्वार्टाइल होगी एंड 18th और ऑब्जर्वेशन 5 के बाद यानी 6 शू साइज की होगी। Thus first quartile of the shoe size is 6 is the right option। Use the following information and data given in table for question 12, 13 and 14। तो ये डेटा सेट है, इसका यूज करना है। Which of the following is are cases, यानी cases माने which are observations। तो cases/observation are data points collected to study। तो इस डेटा सेट में रोल नंबर्स आर द डेटा पॉइंट्स, तो वो सब केसेस हो जाएंगे। सो ए एंड डी आर द राइट ऑप्शन। ई सही ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ई दिखता तो रोल नंबर जैसा है बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस डेटा सेट, तो वो गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। तो क्लियरली स्कोर परसेंटेज और सैलरी न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं, बाकी सब कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं। तो स्कोर परसेंटेज एंड सैलरी आर द राइट ऑप्शंस। व्हाट इज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सिंपल पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। फर्स्ट वील फाइंड द मीन, then we'll subtract each value from the mean, square it, add each value, divided by n being the total number of values क्योंकि ये population है, और फिर उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड वेरिएशन आ जाएगा। तो सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैलकुलेटर का यूज करना है। सो दिस विल बी द आंसर। So question number 14, what is the absolute value of point biserial correlation coefficient of association between gender and salary among the students। तो डेटा सेट पर जाते हैं, इधर ये हम कंसर्न है जेंडर से और सैलरी से। तो क्लियरली जेंडर को हम 0 और 1 मान लेंगे आर्बिट्ररीली, लेट्स से मेल 0 हो गया और फीमेल 1 हो गया, और फिर
सिंपली पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विच इज दिस वन। 0 मेल को माना था एंड 1 फीमेल को माना था, तो y डैश इज द मीन वैल्यू ऑफ सैलरी ऑफ मेल्स एंड y डैश 1 इज द मीन वैल्यू ऑफ सैलरी ऑफ फीमेल्स, एंड p0 is the ratio of values of total number of values of males upon the entire total values, और p1 is similarly for females, और sigma standard deviation है population जो कि पिछले क्वेश्चन में निकाला था। देन वील सिंपली पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। सो जैसा कि देख सकते हो कि बहुत सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करने वाले क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिस्टिक्स में, बस खुद से प्रैक्टिस करनी है फॉर्मूलाज के साथ। फॉर्मूलाज और वो कॉन्सेप्ट्स मैंने थ्योरेटिकल वन शॉट में एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो उसको देख लेना। एंड इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये वीडियोज ओवरव्यू एंड रिविजन पर्पसेस के लिए होती है। क्वालिफायर पास करना इंश्योर करने के लिए ITM द्वारा प्रोवाइडेड इन डेप्थ कंटेंट को कंप्लीट करना। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। इस वीडियो में एक मैथ्स के क्वालिफायर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन पेपर में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और हम सारे सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो R एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि ऑब्टेन होता है P ऑफ x को Q ऑफ x से डिवाइड करने पर, और फिर हमें इन 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा सबसे एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है पॉलिनोमियल को। सो बेसिकली पहले R को ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए P ऑफ x को Q ऑफ x से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर में P ऑफ x आ गया, डिनोमिनेटर में Q ऑफ x, डिवाइड किया, सिंपल बेसिक डिवीजन। तो फिर R ऑब्टेन हो जाएगा ये x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3, यानी कि ये पॉलिनोमियल दो जगह 0 हो रहा है, -5 और 3 पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो ये x एक्सिस को वहां पर कट करेगा। x कोएफिशिएंट अगर मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी ग्राफ पॉजिटिव प्लेस से स्टार्ट होगा, और डिग्री 1 है तो कट करते हुए चला जाएगा। सो इसको प्लॉट कर लेंगे तो फिर ये ऑब्टेन हो जाता है ग्राफ विच इज सिमिलर टू ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो हमें ये एक रिलेशन दे दिया गया है जो कि बेस्ड ऑन सेट ए है, और फिर हमें इन चारों में से कौन सा ट्रू ऑप्शन है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये एक फंक्शन है, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि किसी भी फंक्शन की एक इनपुट वैल्यू के 2 आउटपुट नहीं होते हैं, लेकिन इधर बी पे 2 आउटपुट है, सी और डी, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता है। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि ए बी बी सी सी डी डी नहीं है इस रिलेशन में। ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा क्योंकि ए सी और सी ए है लेकिन ए नहीं है। लेकिन ये नॉट सिमेट्रिक ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि BC तो है लेकिन C भी नहीं है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द पर्पस ऑफ अ रिसर्च, 1000 बच्चों का एक सर्वे है जिसमें 52% लाइक CT, 45% स्टैट, 60% मैथमेटिक्स, 25% बोथ CT एंड स्टैट्स यानी इंटरसेक्शन ऑफ CT एंड स्टैट्स, 28% बोथ मैथ्स एंड स्टैट्स यानी इंटरसेक्शन ऑफ स्टैट्स एंड मैथ्स, और 30% इंटरसेक्शन ऑफ CT एंड मैथ्स। 6% लाइक नन, यानी कि 1 माइनस यूनियन ऑफ CT, मैथ्स एंड स्टैट्स। तो पहले क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ऑल 3 सब्जेक्ट्स, जो कि होता है यूनियन ऑफ CT, स्टैट्स एंड मैथ्स, जो कि ऑपोजिट ऑफ 6% होगा, क्योंकि 6% ऑफ स्टूडेंट्स लाइक नन, यानी कि 100 माइनस 6 इक्वल टू 94% क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। और फिर हम इस फॉर्मूले का यूज करके इस वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि है इंटरसेक्शन ऑफ CT, मैथ्स एंड स्टैट्स, यानी कि वो स्टूडेंट जो कि तीनों सब्जेक्ट्स को लाइक करते हैं भी पता कर लेंगे, और इधर हमें सबकी वैल्यू पता है तो वो प्लॉट कर देंगे, और फिर अल्टीमेटली 20% ऑफ स्टूडेंट्स लाइक ऑल द 3 सब्जेक्ट, इसकी भी वैल्यू पता लग जाएगी। और फिर इन सब वैल्यू से हम ये वेन डायग्राम प्लॉट कर देंगे, जिसमें ईच कलर्ड सर्कल रिप्रेजेंट्स ईच सब्जेक्ट, 20 इन द मिडिल रिप्रेजेंट्स जो तीनों सर्कल का पार्ट है, यानी जो तीनों सब्जेक्ट्स को लाइक करते हैं। और फिर हमें इंटरसेक्शंस की भी वैल्यू पता है, और फिर वो इंटरसेक्शन में से हम 20 रिस्पेक्टिवली माइनस करेंगे, क्योंकि वो वैल्यू वो है जो कि तीनों सब्जेक्ट को लाइक करती है, तो उसको हमें दोनों के इंटरसेक्शन के निकालने के लिए एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो उसको माइनस कर देंगे। तो फिर बीच में जो 2 इंटरसेक्शंस हैं 2 सब्जेक्ट्स के, वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और फिर इंटरसेक्शंस की वैल्यूज को ऐड करके और 20 भी ऐड करके इस कंबाइंड सम को उस सब्जेक्ट का जो टोटल वैल्यू थी उससे माइनस करेंगे, तो वो स्टूडेंट्स की काउंट निकल जाएगी जो कि केवल स्पेसिफिकली उस सब्जेक्ट को लाइक करते हैं। सो दीज आर द वैल्यूज 12, 17 और 22, जो कि स्पेसिफिक उन सब्जेक्ट्स को ही लाइक करते हैं, बाकी और किसी सब्जेक्ट को लाइक नहीं करते हैं। तो फिर इससे हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। तो 17, 12 और 22 को ऐड कर देंगे, यानी कि 51%, यानी कि 510।
फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एटलीस्ट 2 ऑफ द गिवन 3 सब्जेक्ट्स। तो एटलीस्ट 2 है यानी कि 20 भी ऐड होगा क्योंकि वो तीनों सब्जेक्ट्स को लाइक करते हैं, और फिर इनकी इंटरसेक्शंस की वैल्यू जो कि 5, 10 और 8 है रिस्पेक्टिवली, वो भी ऐड हो जाएगी। तो टोटल वैल्यू 5, 10 और 8 को ऐड करने के बाद आ जाएगी 43%, यानी कि 430, विच इज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। गाइस, यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो हेल्पफुल, इफ यू आर स्टिल वाचिंग दिस तो प्लीज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोस। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। एक ट्राइंगल दे रखा है, उसकी दो साइड्स की इक्वेशन दे रखी है, और ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, और फिर इसके हिसाब से हमें ये दोनों क्वेश्चन को आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट और tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें लाइंस की इक्वेशन गिवन है, तो इससे हम उसका स्लोप पता कर सकते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस b होता है, और m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। सो स्लोप ऑफ लाइन L1 1/2 आ जाएगा, और स्लोप ऑफ लाइन L2 2 आ जाएगा। और हमें ये भी फॉर्मूला पता है कि एंगल बिटवीन द टू लाइन्स निकालना है, और स्लोप्स गिवन है लाइन के, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इससे tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी विच इज 3/4। तो इससे हम इन दोनों क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB इज 1/2 और tan अल्फा इज 3/4। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर B। इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ लाइन AC निकालनी है। सो हमें अल्फा की वैल्यू पता है और इस लाइन की वैल्यू पता है, तो इन दोनों की मदद से हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं विच इज L3, और ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, अल्फा बीइंग द एंगल बिटवीन द लाइंस, m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3। तो वैल्यूज को पुट करेंगे, इधर मॉड है यानी कि प्लस 3/4 और माइनस 3/4 दोनों ही वैलिड सॉल्यूशंस है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो m3 की वैल्यू 1/2 और माइनस 11/2 आ जाती है, और हमें एक पॉइंट भी पता है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की हेल्प से हम लाइन की इक्वेशन पता कर सकते हैं। वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी L3 की, लेकिन दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन 1, तो ये डिस्कार्ड हो जाता है, एंड दिस बीइंग द ट्रू इक्वेशन ऑफ L3, जिसकी वजह से ये दोनों ही ऑप्शंस वैलिड है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। एक रिवर की इक्वेशन दे रखी है जिसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन ऑर्डर टू क्रॉस द रिवर ही हैज टू आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A. He realizes that the coordinates of the point A can be identified in such a way that the curve Rx can be best fitted यूज हुआ है टर्म, यानी इसका जो स्क्वायर्ड सम एरर है उसको मिनिमम होना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू को पुट करके y से सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, और फिर उनका स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर्ड सम एरर आएगा। सो इंडिविजुअली ये अप्लाई करा है हर वैल्यू पे, और सबका एरर 15 माइनस k का होल स्क्वायर आ रहा था, तो उस सब को ऐड करके स्क्वायर्ड सम एरर इज इक्वल टू 5 इंटू 15 माइनस k का होल स्क्वायर, और इसको मिनिमम करना है, यानी कि इस वैल्यू को मिनिमाइज करना होगा, और ये स्क्वायर में यानी इसकी मिनिमम वैल्यू फिर 0 हो सकती है, यानी k इज इक्वल टू 15। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाता है, k की वैल्यू 15 है। यूजिंग द अबव इन्फॉर्मेशन व्हाट विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A। तो इस फिगर से क्लियर है कि a की वैल्यू 0 है, k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, और इस इक्वेशन में a की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, तो फिर y की वैल्यू 12.5 आ जाती है, विच इज द आंसर टू द क्वेश्चन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट? द प्रोडक्ट ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन डैश एंड डैश इज 100। तो f ऑफ x की वैल्यू को मिनिमाइज करना है, तो मॉड की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, यानी कि f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू 10 हो जाएगी, और इधर मॉड सब्सट्रैक्शन में है g ऑफ x में, तो इसकी वैल्यू को भी 0 होना पड़ेगा, यानी कि g ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू 10 हो जाएगी, और दोनों का प्रोडक्ट 100 हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही है। देयर आर इन्फिनिटली any polynomial p of x of degree 4 such that p of 4 equal to 0, p of 5 equal to 0 और p of 6 equal to 0। तो 3 0 गिवन है, डिग्री 4 है पॉलिनोमियल की, यानी एक और 0 हो सकता है इसका, विच कैन बी एनी वैल्यू, प्लस एक कांस्टेंट भी है, तो उसकी वो भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसकी वजह से देर आर इन्फिनाइटली मैनी सच पॉलिनोमियल्स, तो ये भी सही हो जाएगा। y माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज एन इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट -5/4। तो क्लियरली इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे तो इट इज द वैल्यू ऑफ द वर्टेक्स, सो दिस इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 4 इज फॉल्स, क्योंकि एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट विल ओनली बी इन पेयर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ट्रिपलेट्स में हो सकते हैं, और 4 का तो 4 वैल्यूज हो जाएंगी, एंड सो ऑन, सो दिस इज रॉन्ग। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज बेसिकली हर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -2, 0 टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन
इज इक्विडिस्टेंट टू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो उसके लिए पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे बाय इक्वेटिंग दीज वैल्यूज, जो कि 0/2 आ जाएगा। और फिर -2, 0 और 0/2 से हम इस लाइन की, नई लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। और फिर हमें पता करनी है कि वो नई लाइन इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है क्या। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, mod ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a² प्लस b²। इधर x1 और y1 में हम पॉइंट्स की वैल्यू को पुट करेंगे, और वैल्यूज को पुट करने के बाद दोनों का ही डिस्टेंस इक्वल आएगा, यानी कि यस, द लाइन्स आर truly equidistant from the points. Coming to question number 9, suppose these two functions intersect at most one point. Based on the information, answer the following question. Which of the following would be the value of k? तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालने के लिए दोनों लाइंस को इक्वेट करेंगे, तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू के सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं द पॉइंट्स वेयर द लाइन इंटरसेक्ट, और इधर गिवन है कि एटमोस्ट एक ही पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इट वोंट इंटरसेक्ट, या एक सॉल्यूशन होगा या 0 सॉल्यूशन होंगे इस लाइन के, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 हो गया यानी कि उसके 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी कि b² - 4ac को लेस देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, जिसको सॉल्व करने पर ये इक्वेशन आएगी। और इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो k की पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि टोटल 9 है, विच इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। ये वीडियो केवल एक रिवीजन और ओवरव्यू पर्पसेस के लिए है। क्वालिफायर एग्जाम को क्लियर करना है तो आईटी मद्रास के द्वारा प्रोवाइडेड ग्रेडेड असाइनमेंट्स को सॉल्व करना एंड लेक्चर्स को भी देखना। केवल दिस इज नॉट इनफ। एंड इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो ऐसी और यूजफुल वीडियो के लिए। आईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस क्वालिफायर कंप्यूटेशनल थिंकिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व्ड इन वन वीडियो। तो वी विल बी सॉल्विंग अ कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो एग्जाम में टोटल 14 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड वी विल बी सॉल्विंग ऑल ऑफ देम। ये बेसिक डेटा सेट दे रखा है जो कि ग्रेड असाइनमेंट भी इसमें भी सेम था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड द अप्रोप्रिएट राइट वैल्यूज। तो सिंपल मैच करना है इस क्वेश्चन में। तो पहले ऑप्शन में और ऑपरेटर यूज करा है, यानी इसमें से या इसमें से कोई एक भी ट्रू होगा तो भी ओवरऑल ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। मतलब 2 इज इक्वल टू 2, यानी 2 इज इक्वल टू 2। जब दो इक्वल टूज यूज करे जाते हैं तब वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, और जब एक बार एक इक्वल टू यूज करते हैं तो असाइन करते हैं। तो अभी कंपेयर कर रहे हैं, तो ये ट्रू है कि 2 इज इक्वल टू 2, लेकिन ये फॉल्स है, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3। लेकिन और ऑपरेटर था तो एक ट्रू हो गया, यानी कि ये ओवरऑल ट्रू हो जाएगा, यानी ए और 2 मैच हो जाएंगे। सिमिलरली बी वाला ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है क्योंकि 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3। और इधर एंड ऑपरेटर यूज करा है तो दोनों को सच होना था लेकिन नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सी में एक इक्वल टू यूज किया, यानी असाइनमेंट ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। तो कंपैरिजन अगर 2 इक्वल टू होते तो इसको फॉल्स कह देते, क्योंकि 2 और 3 इक्वल नहीं होते। लेकिन एक इक्वल टू यूज किया, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और ये सिंपली इनवैलिड एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि किसी एक न्यूमेरिकल वैल्यू को, कांस्टेंट को किसी दूसरे कांस्टेंट से वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। डी का भी इनवैलिड एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ये जब कोट्स में आ गया है तो यानी ये एक स्ट्रिंग हो गया है और ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 2, तो ये स्ट्रिंग और न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में ऐड नहीं हो सकते, इस वजह से इसका भी ऑप्शन इनवैलिड एक्सप्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनीसम एक्सेप्ट्स 3 पैरामीटर्स, 3 नंबर्स लेगा वो और रिटर्न करेगा सम ऑफ 2 लीस्ट पैरामीटर्स, यानी जो सबसे 2 छोटे नंबर होंगे उनका सम रिटर्न करेगा मिनीसम। तो ये इसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर मिनीसम, और फिर ये 3 आर्ग्यूमेंट्स है ABC, जिसकी वैल्यू अपन को दी रही गई। इनिशियली सम को 0 मानेंगे, फिर इफ ऑपरेटर का यूज किया है और एंड का यूज किया है, यानी कि A अगर C से भी बड़ा है और A B से भी बड़ा है तो यानी कि वो मैक्सिमम हो गया, तो उसको एक्सक्लूड करके B और C, क्योंकि लीस्ट बचे तो उसका सम कर देंगे। फिर जो बचा हुआ कोड है वो अपन को फिल करना है, तो अपन को बेसिकली जो ऐसे ही 2 और इफ कंडीशंस बना लेनी है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें A को मान लिया था तो नेक्स्ट में B को मान लेंगे। तो सिमिलरली अगले स्टेप में B को मान लेंगे कि B इज ग्रेटर देन C एंड B इज ग्रेटर देन A, तो B सबसे ग्रेटर हो गया तो उसको एक्सक्लूड करके सम A और C के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली फिर C को मान लेंगे कि C इज अगर ग्रेटर देन A एंड C इज ग्रेटर देन B, तो सम B प्लस A के इक्वल हो जाएगा। या फिर सिंपली एल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि तीसरा केस वही बचता है, दोनों परम्यूटेशन लग चुकी है, तो इसी वजह से सही ऑप्शन में B का केस लिया है। और फिर C तो ऑब्वियसली C बचा तो उसके लिए एल्स यूज कर देते हैं, यानी कि जो बचा हुआ वाला केस है, और फिर रिटर्न सम
और एंड द प्रोसीजर। ये सिंटेक्स समझना पड़ेगा कि ब्रैकेट्स पहले प्रोसीजर के बाद जो होता है वो प्रोसीजर का नाम होता है, फिर ब्रैकेट्स में 3 आर्गुमेंटेशन होती है, इफ के बाद कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं और फिर प्रोसीजर को कंक्लूड करने के लिए एंड और प्रोसीजर का नाम लिखते हैं और जो वैल्यू आउटपुट होनी होती है उसको रिटर्न और फिर ब्रैकेट में वो वेरिएबल का नाम। तो ये सब सिंटेक्स को समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया दैट मीन्स यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियो के लिए। एंड या बैक टू द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन प्रोसीजर इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द लाइब्रेरी डेटा सेट। तो लाइब्रेरी डेटा सेट को यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस ब्लॉक ऑफ कोड में एक प्रोसीजर डिस्क्राइब करा है, नेम सेलेक्टेड, जो 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, ऑथ, जेन और नम। इनिशियली काउंट ऑफ पी और काउंट ऑफ जी 0 है। फिर वाइल लूप का यूज करा है कि ये लूप रन होता रहेगा जब तक टेबल 1 में और रोज है, और लूप की ये फंक्शनिंग है कि रीड द फर्स्ट रो एक्स फ्रॉम टेबल 1 इफ एक्स डॉट ऑथर इज इक्वल टू ऑथ, यानी जो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करा था पहले से, तो ये काउंट इंक्रीज हो जाएगी। और जेनर जो गिवन था प्रोसीजर में वो भी इक्वल है, तो काउंट ऑफ जी भी 1 हो जाएगी और फिर टेबल 2 में इसको मूव कर देंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं कि जो टोटल बुक है, जितनी टोटल बुक लिखी है उस ऑथर ने, वो काउंट टी में असाइन हो जाएगी, और एक स्पेसिफिक जेनर जो कि प्रोवाइडेड होगा उसमें कितनी बुक लिखी है वो काउंट जी में ऐड हो जाएंगी। और फिर जो नम है विच इज़ बेसिकली एक परसेंटेज डिस्क्राइब करा है, उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो भी रेशियो आ जाएगा, और काउंट जी डिवाइडेड बाय काउंट टी से तो रेशियो आ ही रहा है। तो टोटल बुक्स जो लिखी हैं उस पर्टिकुलर जेनर की डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बाय द ऑथर का रेशियो, अगर इस रेशियो से ज़्यादा होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा ये क्वेश्चन। तो इसीलिए फिर पूछा है कि नारायण फिक्शन और 10 विल रिटर्न ट्रू इफ। किस केस में ट्रू रिटर्न करेगा? जब 10 डिवाइडेड बाय 1 यानी 0.1 से ज़्यादा का रेशियो होगा काउंट जी बाय काउंट टी का, यानी कि एटलीस्ट 10 में से एक बुक जब फिक्शन होगी तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। ध्यान रखना कि ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है इधर। सो दैट इज व्हाई एटलीस्ट 10% ऑफ द बुक्स रिटन बाय नारायण इन द जेनर आर इन फिक्शन। ऑप्शन सही है। Next question. The given pseudocode is executed using a dataset having the same fields as the words dataset and contain the following words. तो ये dataset है जिसकी same fields है words वाले dataset जो given है उसके जैसे, और ये following words वो dataset contain करता है। तो इसमें while loop का यूज करा है, रीड द फर्स्ट रो x फ्रॉम टेबल 1, और फिर उस रो को टेबल 2 में मूव कर देना है। फिर एक और while फंक्शन, while टेबल 1 हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो y फ्रॉम टेबल 1, यानी अब टेबल 1 की सेकंड रो को रीड कर रहे हैं। इफ x डॉट वर्ड इज इक्वल टू y डॉट वर्ड मूव y टू टेबल 3, यानी कि जो सारे वर्ड्स होंगे टेबल 1 में जो पहले वर्ड से टेबल 1 के मैच करते होंगे वो टेबल 3 में मूव हो जाएंगे, और जो सारे डिफरेंट वर्ड होंगे वो टेबल 4 में मूव हो जाएंगे। और एट द एंड मूव ऑल रोज फ्रॉम टेबल 4 टू टेबल 1, यानी कि जो सारे वर्ड्स टेबल 1 के पहले वर्ड से मैच नहीं करते थे अब टेबल 1 में सिर्फ वही वर्ड से बचेंगे, और फिर से ये लूप चालू होगा जिसमें अब टेबल 2 का जो सेकंड वर्ड होगा जो टेबल 1 से मैच नहीं करता होगा उसको लेंगे, और फिर अगेन जो सारे वर्ड्स मैच नहीं करते होंगे, तो जो सारे वर्ड्स डिफरेंट होंगे सेकंड वर्ड से वो टेबल 4 में रह जाएंगे, और सारे सिमिलर वर्ड्स अगेन टेबल 3 में चले जाएंगे, और वापस से टेबल 4 के सारे वर्ड्स टेबल 1 में आ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को जब हम लूप करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे जो सारे यूनिक वर्ड्स होंगे वो टेबल 2 में आ जाएंगे, और यही इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कुछ कंपनीज के नेम है और इतने लोग इन दिन को अटेंड करने को तैयार है। फिर ये सूडो कोड प्रोसीजर दिया है जिसका नाम बेस्ट डे है जो कि जी आर्ग्यूमेंट को लेता है। सैटरडे का काउंट और संडे का काउंट 0 इनिशियलाइज्ड है। फिर वाइल लूप को स्टार्ट करा है, रीड द फर्स्ट रो x फ्रॉम टेबल 1 इफ x डॉट सिटी z है, यानी कि वो कोई सी भी हो सकती है, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद में से, तो उसका जो भी काउंट है सैटरडे को वो इधर ऐड होता जाएगा, और काउंट जो संडे को है वो इधर ऐड होता जाएगा, और फिर उस रो को टेबल 2 में मूव कर देंगे। तो काउंट सेट यानी काउंट ऑफ सैटरडे टोटल नंबर ऑफ अटेंडीज जो कि किसी भी एक सिटी में पूरे 6 दिनों को मिला के हो रहे होंगे वो डिनोट करेगा, और सिमिलरली काउंट ऑफ संडे भी यही डिनोट करेगा। तो अगर टोटल काउंट ऑफ संडे ज़्यादा हो जाता है, यानी टोटल करने के बाद संडे को ज़्यादा लोग उस पर्टिकुलर शहर में होते हैं, तो वो अप्रोप्रिएटली रिटर्न कर देगा। फिर पूछा है कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, तो एक एक क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। एक एक ऑप्शन ए सही है, इसमें बेस्ट डे और फिर लखनऊ संडे, लखनऊ का बेस्ट डे संडे ऐसा कह रहे हैं, तो उसके लिए अपन बेसिकली जाएंगे
लखनऊ पे जाएंगे, ये दो लखनऊ के रोज है। इधर सैटरडे को टोटल करेंगे तो ये 30 और 20 50 आएगा, और संडे को टोटल करेंगे तो ये 100 आएगा। तो क्लियरली लखनऊ में बेस्ट डे संडे है, और लखनऊ में बेस्ट डे संडे इधर लिखा है। बेस्ट डे है क्या, तो चेन्नई के भी इधर एक ये रहा, दो ही चेन्नई की जगह है, और इधर सैटरडे को 50 है और संडे को भी 50 है। लेकिन यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू का है, तो इक्वल भी होने पर वो उसको ट्रू मानेगा, तो इस वजह से ये दोनों ही ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन में लखनऊ का सैटरडे लिखा है, जो कि अपन ने देखा गलत है, इस वजह से ये फॉल्स है। चेन्नई संडे सही था, लेकिन लखनऊ वाला गलत हो गया, तो ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली बाकी तीसरे और चौथे को भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरा हैज यूज्ड अ वेरिएबल मैक्स टू फाइंड द मैक्सिमम टोटल स्कोर यूजिंग स्कोर्स डेटा सेट। मैक्सिमम टोटल स्कोर यूज फाइंड करना है, तो मैक्स की कोई भी इनिशियल रैंडम वैल्यू असाइन करने के लिए कौन सा प्रोसीजर सही हो सकता है, वो इन ऑप्शंस में पता करना है। पिक एनी रैंडम कार्ड एक्स फ्रॉम द डेटा सेट, और फिर मैक्स को उस कार्ड का टोटल असाइन कर दो। तो ये सही है, क्योंकि अगर वो मैक्स होगा तो फिर बाद में भी कंपैरिजन में वो रहेगा। पिक द टॉप कार्ड, अगेन अगर वो मैक्स होगा उसका टोटल तो वो रहेगा। या इनिशियलाइज मैक्स विथ एनी वैल्यू लेस देन पॉसिबल मिनिमम वैल्यू ऑफ टोटल स्कोर, यानी कि कोई भी छोटी वैल्यू होगी तो बाद में करेक्ट होके जो असली मैक्स वैल्यू होगी वो पता चल जाएगी। लेकिन ये गलत हो जाएगा कि इनिशियलाइज मैक्स विथ हायर वैल्यू, अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू से कर देंगे असाइन शुरू में ही, तो फिर वो गलती रह जाएगी, क्योंकि हमेशा वो वैल्यू सारे कंपेरिजन्स में ज़्यादा आएगी और एंड में फॉल्टी आंसर आ जाएगा। सो यार दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। तो इधर देखोगे जो अपन को डेटा सेट दिया था, यानी कि जो नंबर ऑफ वर्ड्स दिए थे, उसमें से जो आंसर में जो सही वर्ड है वो वही वर्ड्स बचे हैं जो कि यूनिक है, कोई भी रिपीटिंग वर्ड नहीं है। जो रिपीटिंग वर्ड्स थे वो हट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये एक फंक्शन दे रखा है जो कि फ्रैक्शन कैलकुलेट करता है उन स्टूडेंट्स का जिनके सब सब्जेक्ट में 60 से ज़्यादा थे, विद द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके टोटल 180 से ज़्यादा मार्क्स थे। तो शुरू में सब 0 असाइंड है। वाइल लूप स्टार्ट होता है, रीड द फर्स्ट रो इन टेबल 1, और फिर इधर तक हमें दिया है कि इफ एक्स डॉट टोटल इज ग्रेटर देन 180, फिर हमें आगे का फिल करना है। तो अब पता करना है कि कौन से चारों में से सही ऑप्शन है। सो द ए ऑप्शन इज राइट। ऐसा क्यों है, इस वजह से क्योंकि शुरू में ही हमने काउंट ओवरऑल को +1 कर दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले से ही इधर कंडीशन में ही दे रखा है कि एक्स डॉट टोटल 180 से ज़्यादा है, तो पहले ही वो एग्जीक्यूट तब भी होगा जब 180 से ज़्यादा टोटल मार्क्स होंगे। तो इस वजह से इसको डायरेक्टली काउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर कंडीशन है कि अगर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में एंड यूज़ करा है इधर, सब में अगर 60 से ज़्यादा है मार्क्स, तो काउंट पर सब भी 1 हो जाएगा। तो ये सही तरीका है इसको एग्जीक्यूट करने का। सिमिलरली इसमें भी बी ऑप्शन में भी काउंट ओवरऑल को पहले ही +1 कर देते हैं और फिर काउंट प्लस सब को एग्जीक्यूट करते हैं इधर। लेकिन सी में और डी में गलती ये करिए कि इसमें काउंट पर सबको पहले +1 कर दिया, जो कि गलत है। ये उस क्वेश्चन इस इफ से ये बिल्कुल इम्प्लाई नहीं होता है। और सी ऑप्शन में काउंट ओवरऑल को भी इस सी के अंदर इंटीग्रेट कर दिया कि ये इफ फंक्शन ट्रू होगा तब काउंट ओवरऑल +1 होगी, जो कि गलत है। काउंट ओवरऑल +1 एनीवेज होनी है, चाहे अब में 60 से ज़्यादा मार्क्स हो या नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि कॉन्सेक्यूटिव वर्ड्स जिनके इक्वल नंबर ऑफ वावल्स हैं उनकी काउंट पता करनी है। तो इनिशियली काउंट 0 इनिशियलाइज है। रीड द फर्स्ट रो, काउंट वी ऑफ एक्स, यानी वावल काउंट करना है एक्स के, और फिर ये फंक्शन काउंट समथिंग है जो वावल काउंट करेगा, और फिर उसको टेबल 2 में मूव कर देना है। रीड द फर्स्ट रो ऑफ वाई, यानी अब वो जो टेबल की सेकंड रो थी उसको रीड करके उसके वावल्स काउंट करने हैं। अगर दोनों के, और इवेंचुअली सेकंड, थर्ड, फोर्थ के वावल्स की काउंट इक्वल होती है, यानी काउंट ऑफ वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू काउंट ऑफ वी ऑफ वाई, काउंट इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक सही है। और फिर काउंट समथिंग का प्रोसीजर बता रखा है कि आई इक्वल 1 है, ए 0 है, वाइल लूप है, फिर जो कि तब तक इटरेट होगा जब तक आई की वैल्यू लेटर डॉट काउंट से रिड्यूस रहती है। तो इफ आई लेटर ऑफ जी डॉट वर्ड इज वावल, ए इज इक्वल टू a+1, यानी हर एक लेटर पर इटरेट करेगा ये लूप, और फिर चेक करेगा कि वो लेटर वावल है क्या। अगर होगा तो a+1 ऐड हो जाएगा, और फिर एंड में रिटर्न ए कर देंगे, जो कि काउंट समथिंग फंक्शन में वावल्स की राइट वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ओवरऑल ये पूरा फंक्शन सही है, जो कि अपन को चेक करना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन द अबव सूडो कोड विल प्रोवाइड द करेक्ट रिजल्ट सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में सिंपली ये कोड दिया है जो कि जो हाईएस्ट प्राइस का आइटम होता है कार्ट में उसकी वैल्यू पता करता है। सो दिस इज द कोड। लेकिन इस कोड में एक गलती है जो कि अपन को पता करनी है। तो ए को इनिशियलाइज 0 करा है, वाइल हैज़ मोर कार्ड, रीड द टॉप कार्ड। अगर शॉप नेम बिग बाज़ार है क्योंकि बिग बाज़ार के हाईएस्ट प्राइस आइटम की प्राइस पता करनी है, तो ये कंटिन्यू होगा। टेम्प इज इक्वल टू फाइंड आइटम। फाइंड आइटम एक फंक्शन है जो कि इधर डिस्क्राइब करा है, जो कि प्राइस, हाईएस्ट प्राइस उस आइटम की फैच करता है। तो अगर उसकी प्राइस, तो इस फंक्शन के थ्रू टेम्प में उसकी प्राइस असाइन हो जाती है, और अगर टेम्प ए से ज़्यादा होता है तो फिर ए ही टेम्प हो जाता है और रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट प्राइस एंड देन मूव एक्स टू पाइल 2। तो यहाँ तक ये सही है कि इसके थ्रू हमें हाईएस्ट प्राइस की वैल्यू पता चल जाएगी अगर फाइंड आइटम वाला जो फंक्शन है वो सही से वर्क करता है। तो फाइंड आइटम वाला प्रोसीजर ये रहा। मैक्स प्राइस शुरू में 0 है, वाइल कार्ड बाय हैज़ मोर आइटम, उसमें से एक आइटम लिस्ट में से रीड करो। इफ़ मैक्स प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी डॉट प्राइस, गलत हो जाएगा। इफ़ जी डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स प्राइस होना था, क्योंकि उस जी की प्राइस जो कि अपन ने एक रैंडम आइटम पिक करा है, अगर उसकी प्राइस मैक्स प्राइस से ज़्यादा होती है तो मैक्स प्राइस को जी प्राइस असाइन करेंगे। मैक्स प्राइस ज़्यादा होगी तो एक छोटी वैल्यू को असाइन करना तो सेंस नहीं बनाता। इस वजह से यहाँ ये गलती हो गई है इस लाइन ऑफ कोड में। इधर ये इन्वर्टेड होना चाहिए था कंपैरिजन साइन, यानी कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वो गलत है। तो दैट इज़ वाई लाइन 16 इनकरेक्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, सर हमें एक पैराग्राफ दे रखा है जिससे रिलेटेड कोड है। कोड में काउंट की वैल्यू शुरू में 0 है, आई की वैल्यू 0 है। वाइल लूप को इम्प्लीमेंट करना है। रीड द फर्स्ट रो एक्स फ्रॉम टेबल 1, यानी कि इस पैराग्राफ को एक वर्ड्स डेटा सेट के रूप में हम कन्वर्ट कर दिया है। इफ़ आई इक्वल्स टू 0, मूव एक्स टू टेबल 1 और फिर आई 1 हो जाएगा। एल्स, यानी अगर आई की वैल्यू पहले से 1 है तो मूव एक्स यानी उस वर्ड को टेबल 3 में मूव कर देना है। इफ़ एक्स डॉट वर्ड्स एंड्स विद अ फुल स्टॉप, अगेन आई की वैल्यू 0 हो जानी है। यानी इससे ये पता चलता है कि आई की वैल्यू जब 0 हो जाती है उसके बाद पहला वर्ड आना होता है। तो आई की वैल्यू, और जब आई की वैल्यू 0 होती है तो हम उस वर्ड को टेबल 2 में मूव कर देते हैं, यानी पहला वर्ड टेबल 2 में जाता है। और क्वेश्चन में ये पूछा है कि चूज द करेक्ट सेट ऑफ वर्ड्स इन टेबल 2, और फिर ये सेट ऑफ वर्ड्स है और हमें पता है कि टेबल 2 में पहला वर्ड जाता है, और ये जो सेट ऑफ वर्ड्स हैं ये सारे पहले वर्ड्स हैं इस पैराग्राफ में, यानी पहले वर्ड्स यानी फुल स्टॉप के बाद जो पहला वर्ड आता है। तो सिंपली इस पैराग्राफ के जो फुल स्टॉप के बाद पहले वर्ड्स होंगे वो टेबल 2 में चले जाएंगे इस कोड को फॉलो करने के बाद, एंड दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल लूप। रीड द फर्स्ट रो एक्स फ्रॉम टेबल 1, लाइब्रेरी डेटा सेट है। मूव द एक्स रो टू टेबल 2, फिर अगेन वाइल टेबल 1 हैज रो, रीड द फर्स्ट रो, यानी अब सेकंड रो रीड कर रहे हैं। इफ एक्स डॉट ऑथर इज इक्वल टू वाई डॉट ऑथर, मूव द रो टू टेबल 2, एल्स मूव द रो टू टेबल 3, यानी कि जिन जिन बुक्स के ऑथर सेम होंगे वो टेबल 2 में मूव कर जाएगी पहले वाले ऑथर से। जिन जिन बुक्स के पहले वाले ऑथर से सेम होंगे, जो बुक्स के ऑथर पहले वाले बुक के ऑथर से सेम होंगे वो सब टेबल 2 में मूव कर जाएगा, और जिनके चेंज होंगे ऑथर वो टेबल 3 में मूव कर जाएगा। फिर इधर दिया डिफरेंस इज इक्वल टू डू समथिंग ऑपरेशन टेबल 2 में। इफ डिफरेंस इज मैक्स, इफ डिफरेंस इज इक्वल टू मैक्स, काउंट इक्वल 1 हो जाएगा, और अगर डिफरेंस मैक्स से ज़्यादा है तो फिर मैक्स नया डिफरेंस काउंट फिर से 1 हो जाएगा। डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम टेबल 2, मूव ऑल द रोज फ्रॉम टेबल 3 टू टेबल 1। ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि, और ये भी समझ लेते हैं अभी कि डू समथिंग ऑपरेशन क्या करता है। तो ए और बी की एक रैंडम बहुत हाई वैल्यू, फ्यूचर की वैल्यू ले ली, तो इससे ज़्यादा ईयर की वैल्यू नहीं होगी। वाइल टेबल 2 हैज़ मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो जी फ्रॉम टेबल 2। इफ जी डॉट ईयर इज लेस देन ए, बी डॉट ए, यानी कि अब बी की वैल्यू भी ए के बराबर हो जाएगी अगर जी ऑफ ईयर ए से छोटा है तो, और ए की वैल्यू जी डॉट ईयर हो जाएगी। इफ जी डॉट ईयर इज ग्रेटर देन ए एंड जी डॉट ईयर लेस देन बी, बी की वैल्यू जी डॉट ईयर हो जाएगी। तो बेसिकली इससे ए सबसे छोटी वैल्यू टेबल 2 में से असाइन कर लेगा और बी सबसे बड़ी वैल्यू असाइन कर लेगा। और याद रहे कि टेबल 2 जो है वो बेसिकली वो सेट ऑफ बुक्स है जिनके ऑथर सेम है, और फिर रिटर्न करेंगे बी माइनस ए, यानी कि जिस बुक का पब्लिशिंग ईयर सबसे हाई होगा उस ऑथर का माइनस सबसे लो पब्लिशिंग ईयर का डिफरेंस जो होगा वो रिटर्न होगा डू समथिंग में। यानी कि किसी ऑथर का सबसे लेटेस्ट उसने 2023 में पब्लिश करी थी और सबसे पुरानी उसने 1990 में करी थी, तो फिर टोटल डिफरेंस 33 ईयर्स का आ जाएगा। और इस वाइल लूप को, ये जो ओरिजिनल वाइल लूप था, इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऐसे ही सारे सेम बुक्स टेबल 2 में सेग्रीगेट हो जाएंगी, और फिर उन पर ये फंक्शन अप्लाई करके डिफरेंस पता चल जाएगा, और फिर उस डिफरेंस से, और फिर वो डिफरेंस अगर
मैक्स डिफरेंस की इक्वल होगा तो काउंट सिंपली 1 हो जाएगी, और वो डिफरेंस अगर सबसे ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा तो काउंट 1 पर रीसेट हो जाएगी, और वो डिफरेंस मैक्स डिफरेंस। तो फिर क्वेश्चन पूछा व्हाट विल डू समथिंग रिटर्न, तो वो देखा था यहाँ पर ने डू समथिंग इधर बेसिकली किसी भी ऑथर की पब्लिकेशंस का डिफरेंस, ईयर डिफरेंस बताता है, तो डिफरेंस बिटवीन ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड बुक ऑफ द सेम ऑथर। और फिर व्हाट विल काउंट रिप्रेजेंट, इधर देखा था कि काउंट विल सिंपली रिप्रेजेंट कि जिन ऑथर्स का मैक्सिमम गैप है दो बुक्स की पब्लिकेशन के बीच। सो या दैट इज इट फॉर द वीडियो। ये नया सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर क्वालिफाई, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियो एंड बाय।